जंगे पिलासी, जिसे बंगाली जबान में जंगे पलाशी भी कहा जाता है, सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज जनरल क्लाइव के दरमियान कलकत्ता से 70 मील दूर पिलासी के मुकाम पर 23 जून को लड़ी गई। जंगे पिलासी में नवाब की शिकस्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की आजाद हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। ये वो जंग है जिसमें शिकस्त ने बड़े सगीर का नक्शा ही बदल डाला। इस जंग में फतह से हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ है। 17वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर की वफात हो गई और 1605 में बादशाह का बेटा जहांगीर तख्त नशीन हो गया। मालो दौलत में उस वक्त सिवाय चीन के हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में कोई मुकाबिल न था। रोम के उरूज के दौर से ही यूरोप तिजारत के लिए एशिया का मरहूने मिन्नत था और मसाला, कपड़ों के अलावा दूसरी नफीस अशिया के बदले सोना और चांदी मशरिक को देता था। सदियों से दौलत का बहाव मगरिब से मशरिक की तरफ था। मगरिब, खासकर बरतानिया में ऐसा कुछ न बनता था जिसे मशरिक में पसंद किया जाता हो। और फिर बरतानिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम अमल में आया। इस कंपनी ने अपनी अय्यारियों से हिंद की सारी दौलत लूट कर बरे सगीर को वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई आज तक मुमकिन न हो सकी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 ईस्वी में मलिका बरतानिया एलिजबेथ अव्वल के अहदे हुकूमत में हिंदुस्तान में तिजारत का परवाना मिला। इब्तदाई सालों में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंद की बंदरगाह सूरत पर कयाम करके अपनी आमद का ऐलान किया। शहंशाह जहांगीर से तिजारत की इजाजत तलब करने बरतानिया ने अपने रुकले पार्लिमान और सिफारतकार सर थॉमस रॉक को शाही एलची के तौर पर भेजा। चूंकि बादशाह जहांगीर को बरतानिया से ताल्लुकात में कोई खासी दिलचस्पी न थी, इस वजह से बरतानिया के सफीर को बादशाह जहांगीर को तिजारती मुआहदे पर राजी करने में 3 साल का अरसा लग गया। बिलाखिर 3 साल की सख्त मेहनत के बाद बमुश्किल थॉमस रो बादशाह से तिजारती मुआहदा करने में कामयाब हुआ। इस मुआहदे के तहत कंपनी और बरतानिया के तमाम ताजरों को सल्तनत हिंदुस्तान की हर बंदरगाह और खरीदो फरोख्त के मकसद के लिए हर मकाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपी मसनूआत हिंद को देने का वादा किया गया, मगर तब वहां बनता ही कुछ नहीं था। वक्त के साथ साथ मुगलों की खुशामदी करके बड़े सगीर के वसाइल से कंपनी के ताजरों ने भरपूर फायदा उठाया और खूब मुनाफा कमाकर कंपनी को इतना मजबूत कर लिया कि 1670 में बरतानवी बादशाह ने कंपनी को बैरून मुल्क जंग करके 9 आबादियां कायम करने की इजाजत दे दी। बरतानवी कंपनी ने सबसे पहले तो हिंदुस्तान में मौजूद पुर्तगाली, विलंदीजी और फ्रांसीसी हरीफों को शिकस्त दी। यहां तक कि 17वीं सदी के आखिर में कंपनी मुगल हुकूमत से जंग पे आमादा हो गई। 1686 में कंपनी के डायरेक्टर ने बरतानिया से एक बहरी बेड़े में 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी सवार करके बंगाल में मुगल हुकूमत से जंग के लिए रवाना कर दिया। इस जमाने में आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी। सल्तनत मुगलिया की सरहदें काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पौंडीचेरी तक 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पे फैली थी और मुआशी तौर पर हिंदुस्तान को दुनिया में वही मुकाम हासिल था जो आज के जमाने में अमेरिका को हासिल है। चुनाचे बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हैगली के मुकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के किले का मुहासरा करके आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद कर दिए। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और वो मुगल हुकूमत से सुलह पर मजबूर हो गए। अगरचे दोनों फरीकैन की सुलह से बंगाल का ये मुहासरा तो जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन बंगाल की तरह ये सूरत हाल बंबई में भी पेश आई, जहां मुगल अमीरुल बहर सैयदी याकूत ने अंग्रेजों की लूट मार की वजह से एक ताकतवर बहरी बेड़े की मदद से बंबई का मुहासरा कर लिया। लेकिन बंबई में मुगलों की तरफ से अंग्रेजों के किले का मुहासरा 15 माह तक तवील हो गया। अगरचे मुगल चाहते तो हमला करके जल्द ही किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि अशियाए खुर्दोनौश की किल्लत की वजह से अंग्रेज ज्यादा अरसे किले में महसूर नहीं रह सकते। चुनाचे बजाय हमला करने के मुगल अमीर ने सिर्फ दूर से गोलाबारी पर ही इक्तिफा किया। 15 माह की बेसूद कोशिशों के बाद बिलाखिर अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई
और अंग्रेजों ने अपने 2 सफीर शिकस्त की शराइत तय करने और बादशाह औरंगजेब से मुआफी तलब करने शहंशाह के दरबार में भिजवा दिए। कई माह की लगातार कोशिश के बाद सितंबर 1690 में बिलाखिर अंग्रेज सफीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। सफीरों के अलावा बरतानवी हुकूमत ने भी कंपनी की साजिशों की मुगल बादशाह से मुआफी मांगी और सरकारी सतह पर मुजम्मत की। बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों की मुगलों से जंग लड़ने की कोशिश के एवज 1.5 लाख रुपए हर्जाना तय करके कंपनी की अर्जी इस शर्त पर कबूल की कि अंग्रेज आइंदा फर्माबरदारी का वादा करें और बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर जॉन चाइल्ड, जो उस सारी साजिश का कायद था, उसे हिंदुस्तान से निकाला जाए। यूं जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मुगल हुकूमत की तमाम शराइत कबूल करके अंग्रेजों की गुलू खलासी हुई। बहरहाल, अगर मुगलों का यह आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब अंग्रेजों को उस वक्त मुआफी न देता और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देता तो बरे सगीर पर कभी अंग्रेज हुकूमत न कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की इस मुआफी का भरपूर फायदा उठाया। 1707 में बादशाह औरंगजेब की वफात के साथ ही हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का जवाल भी शुरू हो गया। औरंगजेब अजीम मुगल शहंशाहों में सबसे आखिरी साबित हुआ। अपने दौरे हुकूमत में औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को हर तरफ फैला दिया था। औरंगजेब के अहद में मुगलिया हुकूमत अफगानिस्तान और कश्मीर से लेकर राजकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम अराकान तक फैली हुई थी। खुशहाली का यह आलम था कि हुकूमत की आमदन करोड़ों रुपयों की गैर मुल्की तिजारत से 2 गुनी हो गई थी। अपनी मौत के वक्त औरंगजेब इतनी बड़ी और खुशहाल सल्तनत छोड़ के गया था जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन ये मुगलों की बदकिस्मती थी कि इस शानदार सल्तनत को संभालने के लिए जिन दानिशमंद जानशीनों की जरूरत थी वो औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत को कभी मुयस्सर न हो सके। बादशाह की वफात के बाद शहजादों के दरमियान तख्त के लिए निहायत खूनरेजी हुई और इस खाना जंगी की वजह से रफ्ता रफ्ता मुगलिया सल्तनत कमजोर होती गई। औरंगजेब की वफात और मुगल खानदान की बाहमी खाना जंगी के नतीजे में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बागी जमातें हरकत में आ गईं। चुनाचे मुगलों के पुराने दुश्मन राजपूतों के अलावा शुमाली हिंद में सिखों की एक नई बागी जमात भी मैदान में आ गई, जो मुगलों के लिए राजपूतों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। साथ ही दक्कन में मुगल हुकाम की नाअहली से वो मरहट भी दोबारा हरकत में आ गए जिन्हें बादशाह औरंगजेब ने मुकम्मल खत्म कर दिया था। रोज बरोज बढ़ती हुई बगावतों ने मुगल सल्तनत के इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। साथ ही मुख्तलिफ रईसों और जंगजुओं ने औरंगजेब के बाद बनने वाले ऐशुर इशरत के दिलदादा कमजोर शहंशाहों को अपने काबू में किए रखा, जिसके नतीजे में सरहदों के चारों अतराफ नई ताकतवर सल्तनतें उभरने लगीं और मुगलों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंदरूनी बगावतों के अलावा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान बैरूनी हमला आवरों से भी महफूज न रह सका। ये वही दौर था जब नादिर शाह ने ईरान से आकर हिंदुस्तान में वो तबाही बचाई कि कमजोर मुगल हुकूमत की रही सही बुनियादें भी हिल गई। पेशावर से पंजाब तक का इलाका नादिर शाह तबाह कर गया। गुजरात और मालवा को मरहटों ने वीरान कर दिया। सिर्फ बंगाल और बिहार का नवाब अली वर्दी खान ने बड़ी बहादुरी से मरहटों का मुकाबला करा था और बादशाह की रजामंदी से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मुखारे मुतलक बन चुका था, जबकि बकिया सूबे भी खुद मुख्तार हो चुके थे। हिंदुस्तान का नुकसान यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस नुकसान की इंतहा तो तब हुई जब जुनूबी हिंद और दक्कन में अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इतने ताकतवर हो गए कि वो गैर मुल्की होने के बावजूद अपने अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे थे। गर्ज कि मुगल हुकूमत सिर्फ दिल्ली और गिरदो नवाह तक महदूद होकर रह गई थी और कमजोर मुगल बादशाहों की हिंदुस्तान में कोई वक़्त न रह गई थी। चुनाचे मुगल हुकूमत में होने वाली इस खाना जंगी और लाकानूनियत का बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भरपूर फायदा उठाया। कंपनी ने हिंदुस्तान के मुकामी अफराद पर मुश्तमिल जदीद जंगी साजो सामान से लैस एक ऐसी फौज तैयार की जिसे बरतानिया में सनती इनकलाब की बदौलत अपने हरीफों पर जंगी टेक्नोलॉजी में खासी बरतरी हासिल थी। चुनाचे मुगल बादशाह अहमद शाह के दौर में
कर्नाटक में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान 1749 में होने वाली तारीखी जंग में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया और इस जंग में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों पर फतह हासिल की। लेकिन इस फतह के 2 साल बाद ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त देकर नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को कठपुतली नवाब बनाकर कर्नाटक पे कब्जा हासिल कर लिया और इस फतह से अंग्रेजों का हिंदुस्तान की सल्तनत में उरूज शुरू हुआ। अंग्रेजों की ये छोटी मगर मौसर फौज रफ्ता रफ्ता मुगलों, मरहटों, सिखों और मुकामी नवाबों की पुरानी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह बड़ी अफवाज को शिकस्त देती गई और अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में फैलते चले गए। चुनाचे कर्नाटक के बाद अंग्रेजों ने दक्कन के निजाम सलाबत जंग को इत्तेहादी बनाकर दक्कन पर इक़्तिदार हासिल कर लिया। कर्नाटक और दक्कन के बाद अब अंग्रेजों की नजर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर थी। बंगाल बरसगीर की अमीर तरीन नीम खुद मुख्तार रियासत थी। मुगल हुकूमत को 50% आमदन बंगाल की रियासत से ही होती थी। बंगाल सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और जहाज साजी का बहुत बड़ा मरकज समझा जाता था। इलाके के लोग रेशम, सूती मलबूसात, स्टील, पोटाशियम नाइट्रेट और ज़रई और सनती सामान बरामद करके खूब कमाते थे। लेकिन बंगाल हथियाने की इस कोशिश में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का था, जो बंगाल में अंग्रेजों की मौजूदगी के सख्त खिलाफ था। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला अल मारूफ नवाब सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का आखिरी हकीकी आजाद हुक्मरान था। नवाब सिराजुद्दौला के वालिद ज़ैनुद्दीन बिहार के हाकिम थे, जबकि वालिदा बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की सबसे छोटी बेटी थी। चूंकि नवाब अली वर्दी खान की कोई नरीना औलाद न थी, इसीलिए नवाब अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अपनी जिंदगी ही में अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया था। चुनाचे 1756 में नवाब अली वर्दी खान की वफात के बाद 23 साल की उम्र में नवाब सिराजुद्दौला ने बर्रे सगीर की अमीर तरीन रियासत बंगाल का तख्त संभाल लिया। नवाब सिराजुद्दौला को शुरू से ही बंगाल में अय्यार अंग्रेजों की मौजूदगी नागवार थी, जो बड़े सगीर में तिजारत की आड़ में अपना असर रसूख बढ़ाते जा रहे थे। दूसरी जानिब ईस्ट इंडिया कंपनी भी नवाब की अपने बारे में मुखालिफत अच्छे से जानती थी। चुनाचे कंपनी ने नवाब के तख्त नशीन होते ही नवाब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। कंपनी ने नवाब की इजाजत के बगैर कलकत्ता में अपने किलों की तोसी शुरू कर दी और अपने सिपाहियों की तादाद भी बढ़ा दी, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने बंगाल के कुछ ऐसे अफसरान को पनाह दी हुई थी जो रियासत बंगाल के खजाने में खुर्द बुर्द के मुजरिम थे, जबकि अंग्रेज खुद भी बंगाल की कस्टम ड्यूटी में चोरी करते पकड़े गए थे। इन वजूहात की बिना पर नवाब और अंग्रेजों में मुखालिफत की शदीद फिजा पैदा हो गई। पहले तो नवाब ने कंपनी को पैगाम भेजा कि अपनी हुदूद में रहते हुए तिजारत करें और फोर्ट विलियम के दायरे कार में इजाफा न करे, लेकिन जब कंपनी फिर भी बाज न आई तो नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता से निकालने के लिए फौजी मुहिम शुरू की। चुनाचे जून 1775 में नवाब ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेज किला विलियम अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज कैदियों को अंग्रेज किले की काल कोठड़ी में कैद कर दिया। बादअज़ा इस काल कोठड़ी में दम घुटने की वजह से बेशतर अंग्रेज कैदी दौरान कैद मर गए। इस वाक़े को अंग्रेजों ने ब्लैक होल का नाम दिया। जब अंग्रेजों को यह यकीन हो गया कि वो बंगाल के नवाब को जंगी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, तो उन्होंने नवाब के मुखालिफिन के साथ रवाबित शुरू कर दिए। इन मुखालिफिन में सर फहरिस्त बंगाल की फौज का सिपा सालार मीर जाफर अल मशहूर गद्दारे बंगाल था। मीर जाफर बंगाल के मरहूम नवाब अली वर्दी खान का बहनोई था, जो कि फितरतन एक लालची इंसान था। अंग्रेजों ने उस गद्दार की लालची फितरत को भांपते हुए उसे नवाब के खिलाफ कंपनी की मदद के बदले फतह की सूरत में बंगाल की नवाबी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। दूसरे मुखालिफिन में नवाब की खाला घसीटी बेगम, पूर्णिया जिले का नवाबो चचेरा भाई शौकत जंग और बंगाल के बैंक के सरबराह खानदान से मेहताब चंद और स्वारूप चंद शामिल थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी खाला की साजिश से बाखबर होने के बाद उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली और उसका हुकूमती ओहदा मीर जाफर को दे दिया, जिसने अपनी गद्दारी से बंगाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। बहरहाल
अपनी खाला की साजिश से निमटने के बाद नवाब ने शौकत जंग की तरफ तवज्जो मबजूल की और 16 अक्टूबर 1756 को सिराजुद्दौला ने राजा राम निरायन की मदद से शौकत जंग को बिनहारी के मुकाम पर शिकस्त दी। इस जंग में शौकत जंग मारा गया। इस तरह नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता के साथ पूर्णिया का इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इस दौरान नवाब की तरह नवाब के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने भी अपनी सरगर्मियां जारी रखी और मद्रास, जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सबसे मजबूत गढ़ था, जनरल क्लाइव और वॉटसन बर्री और बहरी अफवाज लेकर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने लगी। इस कार्रवाई के दौरान चूंकि राजा मानिक राम ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई मज़ाहिमत न की, चुनाचे 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर बआसानी दोबारा कब्जा कर लिया। जब नवाब ने कलकत्ता का रुख करना चाहा तो गद्दारों ने कंपनी को खुफिया पैगामात पहुंचाना शुरू किए और 4 फरवरी 1757 को क्लाइव ने हंगामी तौर पर नवाब के फौजी खेमों पर हमला कर दिया। इस नागहानी हमले में नवाब की फौज को जबरदस्त जानी नुकसान हुआ और मजबूरन नवाब ने अंग्रेजों के साथ सुलह का मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के तहत बंगाल के तमाम मकबूजात दोबारा कंपनी को वापस मिल गए। इसके अलावा तावान के तौर पर अंग्रेजों को सिक्का साजी और किलाबंदियों के हुकूक भी दिए गए। लेकिन इस मुआहिदे के बावजूद नवाब और अंग्रेजों के दरमियान ये सुलह आर्जी साबित हुई और 5 माह बाद ही ये मुआहिदा खत्म हो गया। कंपनी ने नवाब की मर्जी के खिलाफ फ्रांसीसी मकबूजात पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कुछ फ्रांसीसी नवाब के पास पनाह लेने आ गए, जिन्हें अंग्रेजों ने नवाब से वापस मांगा। लेकिन नवाब ने अंग्रेजों को इनकार कर दिया। चुनाचे अब नवाब और अंग्रेजों के दरमियान जंग तकरीबन नागुजीर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान नवाब सिराजुद्दौला को मरहटों और अहमद शाह अब्दाली के दोबारा हिंदुस्तान पर हमला आवर होने की परेशानी भी थी, जिसकी वजह से नवाब अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों से मुकाबले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। चुनाचे अब नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से इत्तेहाद कर लिया। दूसरी जानिब गद्दारों से राब्ते में रहकर अंग्रेजों ने नवाब की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। चुनाचे अंग्रेजों ने नवाब के खिलाफ अपनी फौजी सरगर्मियां तेज कर दी और 16 जून 1757 को अंग्रेज जनरल क्लाइव ने शुमाली इलाकों पर हमला करके कतवत पर कब्जा कर लिया। कतवत पर अंग्रेजों के कब्जे के नतीजे में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन जंग लाजिम हो गई थी। चुनाचे 23 जून को अंग्रेज जनरल क्लाइव ने अपनी 750 अंग्रेज और 2250 हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल फौज के हमरा पलासी में मौजूद जंग के मुकाम से मुल्हिका आम के बाग पे कब्जा कर लिया, जिसे लुक्शा बाग कहा जाता है। ये बाग नवाब के ठिकाने से 1 मील के फासले पर था, जबकि नवाब की फौज क्लाइव के आने से 26 घंटे पहले से ही मैदान में मौजूद थी। नवाब सिराजुद्दौला की फौज 30,000 पैदल सिपाहियों और 20,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा बंगाली फौज में डिसेंट प्रेस के मातहत तकरीबन 50 फ्रांसीसी तोपखानों का एक दस्ता भी शामिल था। नवाब की फौज में सबसे आगे फ्रांसीसी अपनी तोपों के साथ बाग से 1 मील के फासले पर तैनात थे। उनके पीछे 5,000 घुड़सवार और 7,000 प्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल 2 दस्ते थे, जिनकी क़यादत नवाब का वफादार सालार मीर मदन खान और दीवान मोहन लाल कर रहे थे। 45,000 की बकिया फौज ने छोटी पहाड़ी से बाग के जुनूबी जाविये के मशरक में 730 मीटर की पोजीशन तक एक कौस की सूरत में खड़ी थी, जिसका जाहिरी मकसद क्लाइव की फौज को घेरना था। इस फौज के दाएं बाजू की कमान राय दरलुब के पास थी, मरकज यार लुत्फ खान, जबकि बाएं बाजू जो कि अंग्रेजों के करीब तरीन तैनात था, उसकी कमान नवाब की फौज के सिपाहसालार मीर जाफर के पास थी। बहरहाल बदकिस्मती से फौज के दाएं बाजू, बाएं बाजू और मरकज तीनों ही के सालार राय दरलुब, यार लुत्फ खान और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुके थे। इन सालारों ने अपने मुफाद की खातिर नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके नवाब की शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया। जंग के हवाले से अंग्रेज मौरखीन का दावा यह है कि जनरल क्लाइव ने 3,000 सिपाहियों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला की लातादाद फौज पर फतह हासिल की। अंग्रेज मौरखीन के मुताबिक इस जंग का आगाज फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी फौज पर गोलाबारी करके किया, जिसके नतीजे में क्लाइव की फौज से 10 अंग्रेज और 20 हिंदुस्तानी शदीद जख्मी हुए।
इस नुकसान की वजह से क्लाइव की फौज ने पीछे हटने का फैसला किया और दोबारा से बाग में पनाह ले ली। इसके बाद 3 घंटों तक दोनों तरफ से कोई पेशकदमी न की गई। इसी दौरान मैदान जंग में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने हिफाजती इक़दाम करते हुए अपनी तोपों को तरपाल से ढांप लिया, जबकि नवाब की फौज के पास अपनी तोपों को ढांपने के लिए तरपाल न थे, जिसकी वजह से नवाब की फौज का सारा बारूद भी कर नाकारा हो गया। बारिश रुकने के बाद नवाब के वफादार सिपह सालार मीर मदन ने कयास किया कि बारिश की वजह से अंग्रेजों की फौज का बारूद भी नाकारा हो गया होगा। चुनाचे मीर मदन ने अपने दस्ते के हमराह क्लाइव की फौज पर हमलावर होने के लिए अंग्रेज फौज की तरफ पेशकदमी की, लेकिन अंग्रेजी फौज ने अचानक से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मीर मदन शदीद जख्मी हो गया और बादशाह इंतकाल कर गया। साथ ही नवाब की फौज को जबरदस्त जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। जब नवाब को मीर मदन के जख्मी होने की इत्तला मिली तो नवाब सख्त परेशान हुआ और उसने अपने सिपह सालार मीर जाफर को आगे बढ़ने का कहा, लेकिन उस गद्दार ने बजाय अंग्रेजों की तरफ पेशकदमी करने के क्लाइव को आगे बढ़ते रहने का पैगाम भेजा। इसी दौरान राय दरलुब नवाब को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गया कि नवाब जंग को सालारों पर छोड़कर कुछ सिपाहियों के हमराह दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद रवाना हो जाएं। चुनाचे नवाब राय दरलुब के इस मशवरे से मुत्तफिक होकर अपने ऊंट पर सवार होकर 2000 सिपाहियों के हमराह मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ मैदान जंग में अंग्रेज फौज ने फ्रांसीसियों और नवाब की वफादार फौज पर गोलाबारी जारी रखी, जबकि मीर जाफर इस दौरान लाताल्लुक खड़ा रहा और उसने नवाब के ताक़ुब में सिपाही रवाना कर दिए। और यूं पिलासी की इस जंग में अंग्रेज ने मीर जाफर की गद्दारी की बदौलत अपनी अय्यारी से फतह हासिल की। हालांकि तारीखी रिवायात के मुताबिक मीर जाफर ने कुरान पर हाथ रखकर नवाब को अपनी वफादारी का हलफ दिया था। बहरहाल मुसलमान मौरखीन अंग्रेज मौरखीन के इस दावे से कि जनरल क्लाइव ने सिर्फ 3000 सिपाहियों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला की लातादाद फौज पर फतह हासिल की मुत्तफिक नहीं, क्योंकि खुद नवाब की फौज का बेशतर हिस्सा जनरल क्लाइव के साथ मिला हुआ था, जिसकी वजह से नवाब की शिकस्त इस जंग में यकीनी थी। इस पर भी अगर नवाब सिराजुद्दौला का अहम और वफादार सिपह सालार मीर मदन न मारा जाता तो नतीजा कुछ और होता। उस सिपह सालार को जो मीर जाफर के साथ इस गद्दारी के मंसूबे में शरीक न था, मौका पाते ही मीर जाफर के आदमियों ने कत्ल कर दिया। मीर मदन के कत्ल हो जाने से सिराजुद्दौला की वफादार फौज बदहवास हो गई। उसके अलावा इस जंग में नवाब की फौज के 500 सिपाहियों की मौत, जबकि क्लाइव के सिर्फ 27 सिपाहियों का मरना और 50 सिपाहियों का जख्मी होना भी कोई ताज्जुब खेज नहीं, क्योंकि नवाब के सालारों की तरह तोप खाने को भी पहले ही खरीद लिया गया था और तोपों में पानी डलवाकर तोपों को नाकारा कर दिया गया था। लेकिन बताया यह गया कि जंग से पहले बारिश हो गई थी और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल न होने की वजह से नवाब की तोपें बेकार हो गई थीं। बहरहाल इस सूरत हाल में नवाब सिराजुद्दौला ने मजबूरन फरार होने का फैसला किया ताकि बाद में दोबारा फौज जमा करके अंग्रेजों से जंग की जा सके। चुनाचे नवाब सिराजुद्दौला फरार होकर पहले मुर्शिदाबाद और बाद में अपने अहलो अयाल के हमराह पटना चले गए। नवाब अपनी बेगम और बेटी के हमराह भेस बदलकर राजमहल के करीब रूपोश थे, जहां मीर जाफर के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादशाह मीर जाफर के बेटे मीर मेरान के हुक्म पर मोहम्मद अली बेग ने नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। जिस मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला को शहीद किया गया, ये मीर जाफर की रिहाइशगाह थी, जिसे बाद में अवाम ने नमक हराम देवड़ी का नाम दिया। दूसरी तरफ वादे के मुताबिक मीर जाफर को अंग्रेजों ने इस गद्दारी के बदले अपना कठपुतली नवाब बनाकर बंगाल के तख्त पर बिठा दिया। लेकिन मीर जाफर को इस नवाबी के बदले तमाम खजाना क्लाइव की नजर करना पड़ा, जिसमें से हर अंग्रेज ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया। इस तरह मीर जाफर की हिर्सो गद्दारी की बदौलत पहले तकरीबन सारा बंगाल और फिर हिंदुस्तान भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।